पता है, एक अच्छी हॉरर स्टोरी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाती है। तो आज हम नफीसा बाई की कहानी को ना परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर पैदा कैसे किया जाता है। और हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। इस कहानी का सवाल हमें सीधे इसके उस खौफनाक दिल में ले जाता है जहां से हम जवाब ढूंढे बिना वापस नहीं आ सकते। किसी भी हॉरर स्टोरी की बुनियाद क्या होती है? उसका माहौल, उसका एटमॉस्फियर। यहाँ कहानीकार एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहाँ जश्न और खौफ दोनों एक साथ चल रहे हैं। यहाँ राइटर ने एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक ट्रिक इस्तेमाल की है। वो है कंट्रास्ट। सोचिए, एक तरफ पूरा बनारस होली के रंगों में डूबा है, हर तरफ हंसी मजाक और संगीत है, और दूसरी तरफ चंद्र महल में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। और यही वो फर्क है जो हमारे मन में बेचैनी का पहला बीज बो देता है। और ये है हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट, उसका अंधेरा दिल, चंद्र महल। एक ऐसी जगह जिसकी रौनक अब सिर्फ पुरानी यादों में जिंदा है और जिसका आज डर और खौफ से लिखा गया है। अब देखिए, कोई भी कहानी, खास तौर पर एक हॉरर कहानी, अपने किरदारों के बिना कुछ भी नहीं है। हमें एक ऐसा किरदार चाहिए जिसके लिए हम फिक्र करें, जिसके लिए डरें, और एक ऐसा विलन चाहिए जिससे हम नफरत कर सकें। चलिए देखते हैं इस कहानी में ये किरदार कैसे बनाए गए हैं। तो मिलिए नफीसा बाई से। वो सिर्फ एक गायिका नहीं है, उनके किरदार में एक अजीब सा दर्द है, एक गहराई है। उन्हें एक मजबूत और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाली औरत की तरह दिखाया गया है, और ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जब इतने मजबूत किरदार के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। और दूसरी तरफ है ठाकुर वीरेंद्र सिंह। कहानी में वो एक फैन की तरह आता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे उसकी असली शक्ल सामने आती है। उसका प्यार असल में प्यार है ही नहीं, वो तो बस हर चीज को खरीदने की, उस पर कब्जा करने की एक जिद है। अब इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। ये प्यार की बातें नहीं हैं, ये तो कब्जा करने वाली भाषा है। ये वो पहला रेड फ्लैग है जो हमें बताता है कि ठाकुर का किरदार अब एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला है। और बस यहीं पे उसका वो जुनून एक खुली धमकी बन जाता है। यही वो डायलॉग है जो आगे होने वाले हादसे की नींव रखता है और टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां मौत एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक डरावनी शुरुआत है। और यहाँ हमें हॉरर का एक क्लासिक टूल देखने को मिलता है, मरते हुए इंसान का श्राप। तो देखिए ये पूरा सीन कैसे बिल्ड किया गया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले महफिल का वो खुशनुमा माहौल, फिर ठाकुर का आना, फिर नफीसा का साफ इनकार, और आखिर में धोखे से किया गया वो हमला। हर एक कदम हमें उस भयानक अंत की तरफ खींच कर ले जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता था। और फिर नफीसा कहती है अपने आखिरी शब्द। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक श्राप था, एक वादा था, और बस इसी एक पल में एक कत्ल की कहानी, कभी ना खत्म होने वाले एक रूहानी इंतकाम की कहानी बन जाती है। तो श्राप तो दे दिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो सच होगा, और अगर हाँ तो कैसे? यहीं से कहानी सीधे हॉरर जोन में एंटर करती है और डर पैदा करने के लिए कुछ क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर ना हॉन्टिंग की साइकोलॉजी को समझिए। डर को एकदम से सामने नहीं लाया जाता, पहले सिर्फ एक आवाज आती है, घुंघरू की, फिर एक जानी पहचानी खुशबू, फिर शिकार को अकेला किया जाता है, और जब वो पूरी तरह टूट चुका होता है तब आखिर में वो साया दिखता है। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाने का एक परफेक्ट तरीका है। और इसका अंजाम, नतीजा आपके सामने है। और सबसे डरावनी बात, कमरा अंदर से बंद था। ये क्लासिक मिस्ट्री वाला एलिमेंट है जो श्राप को एक भयानक हकीकत बना देता है, और ये साबित करता है कि नफीसा की रूह कितनी ताकतवर है। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधा आ जाते हैं आज के ज़माने में। ये दिखाता है कि पुरानी डरावनी कहानियां मरती नहीं हैं, वो बस फाउंड फुटेज जैसे नए तरीकों से अपने नए शिकार ढूंढ लेती हैं। ये तो जैसे किसी भी हॉरर मूवी का गोल्डन रूल है ना? जो करने से मना किया जाए वही करना। कहानी के ये नए किरदार वो सारी गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और अनजाने में अपनी किस्मत पर ताला लगा देते हैं। और ये वो मोमेंट है जब उन इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ पर अतीत और आज का वक्त आपस में टकराता है,
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक रूहानी ताकत के सामने एकदम बेबस हो जाती है। और फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। ये फाउंड फुटेज स्टाइल ना सुनने वालों को एक झटके के साथ बीच में ही छोड़ देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उन लोगों का हुआ क्या होगा। तो आखिर इस कहानी का एंड क्या है? सच तो ये है कि इसका कोई एंड है ही नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि अधूरा डर हमेशा हमारे साथ, हमारे जहन में रह जाता है। आज की कहानी का जो अंजाम है वो नफीसा की श्राप को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। ये दिखाता है कि उसका असर वक्त के आर पार है और शायद हमेशा रहेगा। और यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है, उसका सार है। ये हॉन्टिंग सिर्फ बदले के लिए नहीं थी, ये तो अपनी दुनिया को हमेशा के लिए फिर से बनाने के बारे में थी। नफीसा ने अपनी महफिल को अमर कर लिया है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सवाल इस कहानी को एक खत्म हुए किस्से की जगह एक चलती फिरती चेतावनी बना देता है। एक ऐसी चेतावनी जो ये पक्का करती है कि नफीसा बाई का खौफ हमेशा महसूस किया जाएगा।